नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 9 फरवरी का साइंस का, उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न हूबहू मिलेगा दोस्तों, उसका जो है हम लोग वायरल पेपर लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100 में से दोस्तों 100 आप ला सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। जहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताएँगे, जो कि सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में यही वाला आने वाला है। जी हाँ, यही वाला आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट करने वाले हैं दोस्तों। और ये ओरिजिनल भी होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी लगा दीजिए, ताकि आपका दोस्त लोग भी जान सके, इसका लाभ उठा सके। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 9 फरवरी साइंस का दोस्तों, उसका रियल पेपर ये होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोलता है। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछेगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है दोस्तों? तो ये जो है आपका सीधा होता है। कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छे से। दूसरा प्रश्न बोलता है दोस्तों, गोली दर्पण का फोकसांतर जो है उसके बता दीजिए का कितना गुना होता है दोस्तों? 2 गुना, आधा, 4 गुना, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन में भी आता है आधा। क्या दोस्तों? आधा इसका आ जाएगा। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, ऋणात्मक। क्या बच्चों? ऋणात्मक आ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल का, उत्तल का, समतल का, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए है, अवतल। दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए, रियल पेपर आपका होने वाला है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में यही वाला आएगा। ये अभी अभी वायरल हुआ है। अगला प्रश्न, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। क्या बच्चों? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति क्या होती है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर। सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि एफ और 2F के बीच। कब बच्चों? तो एफ और 2F के बीच होगा तब। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर दोस्तों? अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका सही जवाब जो आपका है ऑप्शन नंबर सी आता है, अभिलंब की ओर। किधर दोस्तों? तो अभिलंब की ओर वह जो है मुड़ जाता है। अगला, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? जूल, वाट, अर्ग या डायोप्टर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देश है ना, डायोप्टर सही जवाब। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न बोल रहा था दोस्तों कि हमारे घर नेत्र का चीज, तो हमारे नेत्र में लेंस होता है कैसे दोस्तों? अवतल, उत्तल, समतल या द्विफोक्सी। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, उत्तल। क्या दोस्तों? उत्तल आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? पुतली, दृष्टिपटल, पश्चमाभी पेशी, परितरिका। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चमाभी पेशी। अगला प्रश्न, स्पर्श दृष्टि को दोस्तों अधिकतम दूरी का मान क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर या अनंत। तो देखिए बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, अनंत। क्या दोस्तों? अनंत जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? इसका सही जवाब बच्चों आपका आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष। क्या बच्चों? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, अभिकारक। क्या बच्चों? अभिकारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है, समीकरण CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 आता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, वियोजन। क्या दोस्तों? वियोजन जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों? उसमें क्षेपी, उसमें शोषित, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, उसमें क्षेपी। क्या दोस्तों? उसमें क्षेपी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी दोस्तों? FeSO4 प्लस जेड या ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, ZnSO4 प्लस Cu आ जाएगा इसका फाइनल जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से दोस्तों कौन संतुलित समीकरण है दोस्तों? आपका ऑप्शन 4 दिया है,
इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। देख सकते हैं यहाँ एफ ई फेरस 3 ठो है, यहाँ भी 3 ठो है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, और यहाँ भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है अभिक्रिया Zn+ C दोस्तों किसका उपचयन होता है? Zn का, C का, Zno का, CO का। देखिए इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, C का। किसका दोस्तों? C जो है फाइनल जवाब आता है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ दोस्तों लाल लेटस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल या क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, क्षार जो है फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न बोलता है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है दोस्तों? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, CH3COOH। क्या बच्चों? CH3COOH। अगला प्रश्न है, अगर आपने यहाँ तक अभी तक आ गए हैं दोस्तों तो जल्दी से आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना एग्जाम हो गया दोस्तों, आप लोग तो हिंदी और SST में गर्दा मचा ही दिए, और आप लोग साइंस में भी मचाने वाले हैं और इंग्लिश और मैथ में मचाना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। बोलता है अम्ल के जेली विलयन में उत्पन्न होता है क्या दोस्तों? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, H+ आयन। क्या दोस्तों? H+ आयन सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, बोलता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक, लैक्टिक, फॉर्मिक या साइट्रिक। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, लैक्टिक अम्ल। क्या दोस्तों? लैक्टिक अम्ल सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग देखिए। बोलता है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है दोस्तों? तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कौन अधिक क्षारीय है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तो pH = 14 जो है ये सबसे अधिक क्षारीय होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है। अगला प्रश्न बोलता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? ऑप्शन ए में है CuCO3, बी में CaCl2, सी में दोस्तों CaOCl2 और डी में CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है, C फॉर कर्न पेयर CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसका जवाब आ जाता है। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे दोस्तों? किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, जल से। किससे दोस्तों? जल से आता है इसका फाइनल जवाब। अगला है दोस्तों, बोलता है अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों? ग्लूकोज, एथिनॉल, अल्कोहल, ऑक्सीजन या जल। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है, एथिल अल्कोहल। क्या दोस्तों? एथिल अल्कोहल। अगला, निम्नलिखित में कौन परजीवी है दोस्तों? राइबोसोम, प्लाज्मोडियम, आर्किड या मच्छर। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, प्लाज्मोडियम। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा, सीरम या लसिका या धमनी। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है, प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। चलिए सब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये दोस्तों वायरल क्वेश्चन, क्या वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप अपने एग्जाम में दोस्तों 100 में से 100 ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका PDF वहाँ पर दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए चलिए अब हम लोग अगले देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या होने वाला है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख लीजिएगा। बोलता है प्रश्न दोस्तों कि जब साबुन को जल में डाला जाता है दोस्तों तो मिसेल का निर्माण होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों भी मिसेल का निर्माण होगा? तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे साबुन को जल में डालने पर मिलेगा झाग बनता है, क्योंकि साबुन में दोस्तों दो होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिरा होता है। पूंछ जलरोधी व सिरा जलरागी होता है। जब जब यह जल दोस्तों जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करता है तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है। अतः वे दोस्तों साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर से दोस्तों घेर कर गुच्छ का निर्माण करता है और झाग का भी दोस्तों निर्माण करता है। इथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए दोस्तों ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। क्या दोस्तों? झाग नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग करके अधिकतर अनुप्रयोग के ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब हम लोग लिख देंगे दोस्तों, कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन दोस्तों नियंत्रित करना सरल है तथा
ज्वलन ताप भी सामान्यतः है, अतः इनके यौगिक दोस्तों ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाएं। आंसर लिखेंगे, कठोर जल की उपस्थिति में दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों अघुलनशील, क्या दोस्तों, अघुलनशील लवण बनाता है। अतः दोस्तों सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, तो सफ़ेद जो है अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। और नीचे हम लोग एक जो है इसको रिएक्शन को लिख देंगे। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, यदि आप लिटमस पत्र को लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो इसका जवाब हम लोग लिख देंगे दोस्तों, लिखेंगे साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है। अतः दोस्तों यह लाल लिटमस पेपर इनको नीला कर देता है। दोस्तों अगला है हाइड्रोजन क्या है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। हाइड्रोजन क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसको उत्तर लिखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों तेल से घी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके लिए आएगा एग्जाम में दोस्तों कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या इतना इतना दिया है, तो इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास से दोस्तों क्या होगा। इस प्रकार आप लोग इसको लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों है। इसका उत्तर लिखें दोस्तों, विसरण क्रिया द्वारा बहुकल्पीय जीव को दोस्तों पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के दोस्तों प्रत्येक अंग में नहीं पहुंच जाता है। बहुकोशिकीय जीव में दोस्तों ऑक्सीजन जो है बहुत होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय दोस्तों जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो विसरण क्रिया नहीं कर सकती। क्या दोस्तों, विसरण क्रिया नहीं कर सकती। अगला, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। उत्तर में लिखें दोस्तों, उत्तर में क्या लिखेंगे, सजीव वस्तुएं निरंतर जो है गति करती रहती है, चाहे वे गुप्त अवस्था में हो। बाह्य रूप से दोस्तों वे अचेत दिखाई देती है, उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे दोस्तों उनके जीवित होने का जो है प्रमाण मिलता है। और अगला प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। किसी जीव का द्वारा दोस्तों किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, जीव को दोस्तों शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर क्या दोस्तों बाहर के अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर दोस्तों जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। किस पर दोस्तों, कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बन यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें दोस्तों ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य है। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों स्टार्च का निर्माण करते हैं। क्या चाहिए दोस्तों, स्टार्च का। अगला है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को दोस्तों आवश्यक मानेंगे। उत्तर में लिखेंगे, अनेक जैविक क्रियाएं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे दोस्तों पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन। सारा चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल था, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है। इसको उत्तर में लिखेंगे, जल पौधे की दोस्तों जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे इसे वायुमंडलीय से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं, उसी से प्राप्त करता है। क्लोरोफिल कैसे रहता है, तो हरे पौधों में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या, हरे पत्तों में जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल क्या दोस्तों, उसमें जो है क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य से दोस्तों सूर्य के द्वारा जो है प्राप्त कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश। अगला है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है दोस्तों। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा यही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिएगा, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। यह अम्ल दोस्तों आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से दोस्तों एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl क्या दोस्तों, HCl अम्ल जो हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है दोस्तों, रोगाणुओं को नष्ट करता है। और HCl अम्ल आमाशय में जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। कैसे में दोस्तों, तो पचाने में सहायता करता है। अगला है, पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, पाचन एंजाइम जो है जटिल भोजन को क्या दोस्तों, जटिल भोजन को सरल, जी हाँ, जो कठोर होते हैं मजबूत होते हैं उसको सरल बनाता है। सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। किसमें दोस्तों, सूक्ष्म तथा जो है लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार का सरल पदार्थ दोस्तों छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कैसे कर ली जाती है दोस्तों, अवशोषित कर ली जाती है। अगला, पचे हुए भोजन को दोस्तों
अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांता को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो इसका जवाब लिखेंगे, पचा हुआ भोजन दोस्तों क्षुद्रांत में अवशोषित होती है। क्षुद्रांत में दोस्तों हजारों सूक्ष्म अनुगुलिनुमा विलाई होते हैं। इसी कारण दोस्तों इनका जो है आंतरिक क्षेत्रफल का दोस्तों, तो आंतरिक क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से दोस्तों अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह जो है अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंच जाता है। कहाँ दोस्तों? रुधिर में जो पहुंचता है अगला कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो दोस्तों स्थलीय जीव द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है तथा वह दोस्तों जल में मिला होता है। क्या होता है? जल में मिला होता है। अतः दोस्तों जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जानने वाले जीव के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका जवाब लिखेंगे, अलैंगिक जन्म दोस्तों उत्पन्न जीव लगभग एक दूसरे के समान होते हैं तथा उनसे बहुत थोड़ा अंतर होता है। इस क्रिया में दोस्तों विभिन्नताएं डीएनए प्रकृति के दौरान ही होती है तथा ये विभिन्नताएं बहुत कम होती है। भौगोलिक जो है पृथक्करण इनमें जाति उद्भव का प्रमुख कारक है, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके कारण ही नए वातावरण में दोस्तों जीवित रहने की जीव की दोस्तों क्या करते हैं, अपने अंदर नए उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकसित संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो इसका जवाब हम लोग लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इसी के तरह से ऑल क्लास का आप लोग का आंसर की मिल जाता है। अगला देखेंगे, दो स्पीशीज के विकसित संबंध निर्धारण के उदाहरण दोस्तों पक्षियों, सरीसृप व जल स्थलचर की तरह की स्तनधारियों के भी चार पैर होते हैं, चाहे उनकी आधारभूत संरचना एक भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए दोस्तों इनमें रूपांतर हुआ है। इस प्रकार समजात लक्षणों में ही इन संबंधों को समझ सकते हैं। अगला बोलता है कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को दोस्तों समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे, क्यों अथवा क्यों का नहीं लिखेंगे, नहीं वे समजात नहीं है, समरूप अंग कहलाते हैं। क्यों दोस्तों? तितली और चमगादड़ के पंखों को दोस्तों संरचना अलग होते हैं। क्या? उनका जो संरचना है दोस्तों, स्ट्रक्चर है, अलग होता है। वे उत्पत्ति पर भी एक समान नहीं है। क्या दोस्तों? उत्पत्ति पर भी एक समान नहीं है। तितली के पंख में दोस्तों हड्डियां नहीं होती है, जबकि चमगादड़ में होती है। क्या होती है दोस्तों? होती है। अगला जीवाश्म क्या है दोस्तों? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है? तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे मृत जीव। क्या लिखेंगे दोस्तों? मृत जीवों में अवशेष चट्टानों पर के चिन्ह या उसमें दोस्तों सांचे व शरीर की छाप जो हजारों साल, क्या दोस्तों हजारों साल पूर्व जीवित थे। क्या थे? जीवित थे। इस तरह के सुरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये जीवाश्म हमें दोस्तों जैव विकास प्रक्रम के बारे में कई बातें बताती हैं, जैसे कौन से जीवाश्म नवीन है तथा कौन से पुराने, कौन सी स्पीशीज विलुप्त हो गई है। ये जीवाश्म में विकास जो है विभिन्न रूपों तथा वर्गों का भी वर्णन करते गुणों को भी क्या करता है, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञात कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, आपतित किरण किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अगला परावर्तित किरण किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम से मुड़ जाती है तो उस किरण को दोस्तों परावर्तित किरण कहते हैं। क्या दोस्तों? परावर्तित किरण। अगला क्या ध्यान दीजिएगा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तर लिखेंगे, अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण लिखेंगे। वाहनों में दोस्तों उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? तो इसका हम लोग जवाब लिख देंगे, अच्छे ढंग से लिखें दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ना दोस्तों सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे सीधा? इनकी पुष्टि में दोस्तों बहुत अधिक अर्थात लंबी दूरी से भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, चाहे कितना भी दूरी है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। क्या होता है दोस्तों? बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अगला है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों
तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला है दोस्तों अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश का दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों, तो यह अपने मार्ग से क्या होती है? तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या विचलित हो जाती है? ये विचलन दोस्तों माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। क्या पर दोस्तों? चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक जो है क्या चीज? तो अतः अपवर्तनांक जो है दोस्तों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों? चालों का अनुपात होता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? तो इसका हम लोग जवाब अच्छे से लिख देंगे। लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है, किसमें सघन में जाती है? तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर दोस्तों? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है दोस्तों, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या दोस्तों? दूर हट जाती है, दूर चल जाती है। चलिए अब आपका इतना ही प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है प्रकाश का पवर्तन के नियम लिखेंगे। प्रकाश पवर्तन के दो नियम, पहला दोस्तों लिखेंगे पवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अगला स्नेल का नियम लिखें दोस्तों। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है दोस्तों, तो आपतन कोण आई की जया साइन अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दोस्तों दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को दोस्तों स्नेल का नियम कहते हैं। अगला प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम इसका भी है। कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा पर तल तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण क्या इस प्रकार हो जाता है। दोस्तों इस तरह से मैंने वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप कीजिएगा, घंटा के निशान को दबा दीजिएगा। इस चैनल पर इससे रिलेटेड न्यूज़ अपडेट मिलता रहता है। साथ ही इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं जल्दी से मेरा व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।